हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है किंग ऑफ खान क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ शाहरुख। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो क्लास 10th का रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका आज लेक्चर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले के वीडियो में बता चुके हैं। जो इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज इस लेक्चर में जितना क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताए थे उससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर बिल्कुल आसान शब्दों में होगा। इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी वीडियो में पढ़े हुए थे। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस से समझ में आ रहा है कि संतुलित होना चाहिए। अब रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं तो उसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद 2 रहता था। यानी उत्प्रेरक के बाएं तरफ अभिकर्मक और दाएं तरफ क्या रहता था? उत्पाद रहता था। तो हम लोग उसमें बैलेंस, संतुलित में होगा कि दोनों तरफ समान होना चाहिए, असंतुलित में समान नहीं होगा। तो फिर संतुलित और असंतुलित का भी डेफिनेशन हम लोग आगे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यह किसे कहते हैं, परिभाषित करें, सबका मतलब वही होगा। तो देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों में तत्व की संख्या समान है। यानी संतुलित में क्या होगा? अभिकर्मक और उत्पाद यानी इधर और इधर, दोनों तरफ, इधर और इधर, दोनों तरफ क्या होगा? तत्व की संख्या समान होगा। उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, Mg प्लस में O2, MgO, असल में ये होता है, देख, Mg प्लस में O2, असल में ये होता है कि MgO। तो देखिए, यहाँ पर है कि मैग्नीशियम एक है यहाँ पर इधर उत्पाद में, और ऑक्सीजन एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन, सॉरी इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं। यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो फिर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए तो ये 2। तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो पहले क्या था? असंतुलित था। संतुलित करने के लिए उसके अभिकर्मक उत्पाद में तत्व की संख्या समान रहता है, तो हम लोग कर दिए। तो ये क्या हो गया? ये समीकरण को हम लोग संतुलित कर दिए। पहले ये समीकरण था और इसमें जो गुना भाग करके हम लोग संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे ये कर दिए, तो यही संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब हम लोग आते हैं असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक समीकरण, सॉरी यहाँ पे है, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद दोनों में तत्व की संख्या समान नहीं रहता है। अब देखिए, संतुलित में समान रहता है, असंतुलित में समान नहीं रहता है। यही डेफिनेशन है कि जिसमें अभिकर्मक उत्पाद में तत्व की संख्या समान रहता है तो संतुलित, और नहीं रहता है तो असंतुलित। अ का मतलब हम लोग जानते ही कि नहीं होता है। कैसे भी अगर कोई शब्द होता है जो उससे पहले अगर अ लगा देते हैं तो उसका मतलब नहीं के बराबर में, निगेटिव के सेंस में चला जाता है। तो असंतुलित यानी वो समान नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए, H2 प्लस में O2, H2O, तो यहाँ पर देखिए H2 प्लस O2 क्या हो गया? H2O। तो देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यही असंतुलित है। अब इसको कह देता है कि संतुलित करने के लिए, तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें या तो हम 1/2 से भाग दे देंगे। अगर 1/2 से भाग देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये संतुलित हो गया। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे तो 2 को ऑक्सीजन हो गया, 4 को हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे 2 से कर देंगे तो ये हो गया 4। तो ये संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे असंतुलित के लिए डेफिनेशन, सॉरी एग्जाम्पल यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, और ये NCERT का क्वेश्चन है।
समझे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो दिया रहता है वहाँ का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? अब ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम को जब वायु के संपर्क में लाएंगे, यानी ऑक्सीजन, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, तो जिसके कारण या जो ठीक ठीक से नहीं जलता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ठीक ठीक से नहीं जलेगा। तो यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब इसके आगे जो आएगा वो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होगा, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आता है संयोजन, या इसी को बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। ये दो नाम है, दोनों नाम को याद रखना है। हो सकता है कि पूछ दे संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, परिभाषित करें, ये सबका मतलब वही होगा। तो देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसका संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे C+ में O2, CO2, यानी दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा, मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नया पदार्थ बनाएगा, तो उसको हम संयोजन कहेंगे। जुड़ता है, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक जब पदार्थ रहता है तो जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे देखिए, H2+ में O2, H2O, यहाँ पे CaO, H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पर एक ही पदार्थ बन रहा है। तो एक ही पदार्थ, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल यही है कि दो रहे या दो से अधिक रहे, सीधे इधर देखिएगा, उत्पाद अगर एक होगा तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कहता है कि दीवारों को सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद उस पर चमक उत्पन्न होता है, क्यों? ये कारण बताना है। जब हम लोग दीवारों को चूना से जब हम लोग पोतते हैं, यानी कलर करते हैं, रंगते हैं, तो उसको सफ़ेदी यानी लाइट आने में, जो उस पर क्या कहता है कि रंग अच्छा दिखने में उसको 2 या 3 दिन का समय लग जाता है। अब क्यों लगता है, इसका हम लोग डेफिनेशन देखें, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो दीवारों को सफ़ेदी करने में बूझा हुआ चूना का मतलब होता है कि जो चूना हम लोग के पास रहता है उसको हम लोग पानी में डुबा दिए तो बूझ गया। तो बूझा हुआ चूना का क्या सूत्र होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन पूछता है कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा। का उपयोग किया जाता है, बूझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन गया ऑब्जेक्टिव के लिए कि दीवारें को सफ़ेदी करने में किस चूना का उपयोग किया जाता है, तो बूझा हुआ चूना। ओके, चलिए देखिए, जो वायु के उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2 से धीमी अभिक्रिया करके संगमरमर। अब संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संगमरमर का सूत्र, रासायनिक सूत्र, तो CaCO3 का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में 2 या 3 दिन का समय लगता है। यही कारण है कि दीवारों को सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद उस पर चमक उत्पन्न होता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार कि दीवारों को सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद उस पर चमक क्यों उत्पन्न होता है। जब चूना से घर को रंगा जाता है तो उसके 2 या 3 दिन के बाद अच्छा लाइट आता है उस दीवार से, तो क्यों आता है, तो उसको सीधे हम लोग इसका इसका डेफिनेशन यही देंगे कि हम लोग उसको रंगने में बूझा हुआ चूना, यानी पहले नहीं बूझा रहता चूना, जब उसको पानी में डाल देते हैं तो वो बूझ जाता है, तो उसी का उपयोग किया जाता है। जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, उससे वो अभिक्रिया करता है, बहुत ही धीमी अभिक्रिया होता है। तो ये अभिक्रिया होने में 2 या 3 दिन का समय लग जाता है, 2 या 3 दिन का समय लगता है, और वो अभिक्रिया धीरे धीरे अभिक्रिया करके वो संगमरमर CaCO3 का निर्माण कर लेता है। समझे? तो यही कारण है कि दीवारों को सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद उसको चमक उत्पन्न कर। यहाँ पे क्या डिफिनेशन है उसको मैं छोड़ दिया, अपने से कहानी समझ लीजिए, उसको डिफिनेशन अपने से बनाना है। चलिए अब वही यहाँ पे हम बुझा हुआ चूना ले लिए, दीवार पर चढ़ा दिए, ये वायु में क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaCO3 प्लस में H2O प्लस में उष्मा, गर्मी भी निकलता है। समझे? तो उष्मा भी निकलता है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पूछेगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और उसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। ओके, अब संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र क्या है, CaCO3 है और उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कहा जाए तो 2 4 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ से और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, 7 ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन से निकला है। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माक्षेपी से ऊष्माक्षेपी से मतलब ही समझ में आ रहा है कि उसमें अवक्षेप बनेगा, बाद में ऊष्मा का अवक्षेप बनेगा। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो उत्पाद बनता है उसके साथ साथ क्या बनता है, ऊष्मा भी निकल जाता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस में O2 CO2 क्या प्लस में ऊष्मा निकला, CH4 प्लस में O2 CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊष्मा। तो क्या होता है, हर अभिक्रिया में लास्ट में अगर ऊष्मा लगा देता है तो याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हैं कि बुझा हुआ चूना के विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं कि बुझा हुआ चूना का उपयोग क्या है, दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का ही उपयोग किया जाता है। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हम लोग पहले पढ़े थे, यहाँ है संयोजन अभिक्रिया है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में देखिए C प्लस में O2 CO2, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया C प्लस में O2 CO2। यदि संयोजन अभिक्रिया में अगर लास्ट में ऊष्मा नहीं लगा रहता तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगर लास्ट में प्लस में दे करके ये ऊष्मा वर्ड दे देता है तो आप समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का दोनों का रिएक्शन सेम ही होगा, बस यही फर्क रहेगा कि उसमें ऊष्मा लग जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि लास्ट में ऊष्मा निकल रहा था, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जहाँ ऊष्मा लास्ट में निकले तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवक्षेप बन रहा है, ऊष्मा निकल रहा है तो उसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। जो संयोजन अभिक्रिया होगा वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर। श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये सब आपका NCERT का नोट्स है, NCERT में ये सब नोट्स दिया हुआ है, वहाँ से इसको निकाला गया है। ये आपको NCERT के अंदर का ये सब नोट्स है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अगला क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से संबंधित, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है क्योंकि हम लोग रिएक्शन का भी कितना 2 प्रकार ही पढ़े हैं, एक संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही पढ़े हैं। विस्थापन, द्विस्थापन, ये सब अभी बहुत सारा रिएक्शन अभी बाकी है इसमें पढ़ना है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग यहीं तक के स्टॉप करते हैं। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। इसके बाद और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, अब नाइट्रोजन, क्वेश्चन आंसर हो गया। अब फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन और बहुत सारा क्वेश्चन है। विकृत गंधिता क्या है, खाना खराब क्या है, खाना खराब होना क्या है, और उसके बाद जंग क्या है, जंग से बचाने का क्या तरीका, ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उस तरह का क्वेश्चन सब इसके अगले वाले वीडियो में लाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरे क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों लेक्चर का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर से आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।